Hi students, yesterday we studied about the uncertainty principle. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने uncertainty principle में पढ़ा था, कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सके. दैट मीन्स कहता अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी. अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो क्या होता है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आती है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई. यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है. एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू मेजर करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी क्या है, स्मॉल है. दैट मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है. तो उस केस में क्या होगा कि पोजीशन है जो पार्टिकल की वो क्या होगी, एक्यूरेटली मेजर होगी. तो उस टाइम पे जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो क्या होगी, लार्ज होगी. दैट मीन्स जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में वो क्या होगी, लार्ज होगी. ऑन दी अदर हैंड कहता अगर हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू स्मॉल है, मीन्स जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में वो क्या है, स्मॉल है. तो उस टाइम पे जो मोमेंटम है वो क्या होता है, एक्यूरेटली मेजर होता है. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तब क्या होती है, लार्ज वैल्यू होती है. दैट मीन्स जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो क्या होगी, लार्ज होगी. अदर वर्ड्स कहता है अगर पोजीशन हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मोमेंटम जो हमने मेजर करा है उसमें क्या है, ज़्यादा एरर है. कन्वर्सली कहता अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमने पोजीशन मेजर करी है उसमें क्या है, एरर ज़्यादा है. सिंस कहता जो मोमेंटम है किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है. अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें तो वो किसकी होगी, मास इंटू डेल्टा वी के इक्वल होगी. बिकॉज यहाँ पे मास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है. तो तब कहता हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम के इक्वल आ जाती है. तो पोजीशन और मोमेंटम के साथ साथ जो पोजीशन एंड वेलोसिटी है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की उसको भी हम एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. फिजिकल कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये स्टडी करना होगा कि जो पोजीशन है मटेरियल ऑब्जेक्ट की उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. कहता पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट की हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को दिखना चाहिए. कहता ऑब्जेक्ट हम किसके साथ देखते हैं, किसी सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को उसके ऊपर फॉल करवा के देखते हैं. कहता जब लाइट की बीम जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो जो फोटोन्स है इंसिडेंट लाइट के वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं. एंड वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमारी आइज़ में क्या करती है, एंटर करती है, जिस वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. नाउ कहता अगर ऑब्जेक्ट लार्ज हुआ, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट हुआ, उस केस में जो पोजीशन एंड वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी जब जाके वो फोटोन्स किसके साथ टकराएंगे, लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टकराएंगे. कहता तो उस केस में क्या होगा, हम पोजीशन और वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. बट कहता माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ले लें, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कंसिडर करते हैं, एक छोटे से डॉट की तरह कंसिडर करते हैं. कहते जब लाइट के फोटोन जाके टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. मीन्स वो अपनी नॉर्मल पाथ से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है. एज ए रिजल्ट क्या था, जो पार्टिकल है उसमें कंसिडरेबल चेंज आती है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है और उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब लाइट के फोटोन्स जाके उसके साथ स्ट्राइक करते हैं. दिस मीन्स कहता अगर उस टाइम पे हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो चेंज किस में आएगी, मोमेंटम में चेंज आती है. अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो चेंज किस में आती है, पोजीशन में चेंज आती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या सिग्निफिकेंस है. तो कहता जो अनसर्टेनिटी है वो इस वजह से नहीं होती बिकॉज हमारे पास टेक्निक्स की कमी है. वो किस वजह से होती है, बिकॉज इतने छोटे ऑब्जेक्ट को हम देख ही नहीं सकते बिना उसके मोशन को डिस्टर्ब करे. तो कहते हैं इसलिए कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो क्या कर सके, एक्यूरेटली उसकी पोजीशन को मेजर कर सके बिना उसके मोशन को अफेक्ट करे. तो कहता है ऐसा हम कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते जो एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम को मेजर कर सके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो कहता है इस वजह से डेली लाइफ में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. बिकॉज कहता है हम डेली लाइफ में किसके साथ डील करते हैं, लार्ज बॉडीज़ के साथ डील करते हैं. तो कहता हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना उनके मोशन को अल्टर करे. तो दैट मीन्स कहता है जो पोजीशन एंड वेलोसिटी है उन ऑब्जेक्ट्स की उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं जब लाइट जाके उनके साथ क्या करती है, स्ट्राइक करती है. बिकॉज उसमें पोजीशन और वेलोसिटी में जो चेंज आती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, नेग्लिजिबल चेंज होती है, जिसको हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था.
Now we come to today's topic, that is wave mechanical model of atom and concept of atomic orbital। आज हम पढ़ेंगे कि एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल क्या होता है और अटोमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है। कहता है जो वेव करेक्टर है इलेक्ट्रॉन का और ऑल्सो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, मीन्स जो पोजीशन में और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में, उन दोनों कंसेप्ट को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिस वजह से बोहर का मॉडल क्या हो गया, पार्शली फेल हो गया। कहता है बोहर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बट कहता है जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फाइंड आउट हुआ तो जो बोहर की पिक्चर थी फिक्स ऑर्बिटल वाली, वो क्या होगी, फेल होगी। तो कहता है जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाई, जिस वजह से साइंटिस्ट नए मॉडल की तलाश करने लगे जो क्या एक्सप्लेन कर सके मैटर की डूल करेक्टर को और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सके। जहाँ से कहता है एक नई अप्रोच फाइंड आउट हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं और वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो किसको एक्सप्लेन करती है, मैटर के डूल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। कहता है क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जो किसकी स्टडी करती है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करती है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियाई, उनके मोशन की स्टडी करती है। जहाँ से क्या ऑब्जर्व होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है वो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कहता है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर 1926 में वर्नर हर्ट्जबर्ग ने काम करा एंड ऑल्सो इन 1927 एरविन श्रोडिंगर ने उसके ऊपर क्या करा, काम करा। वहाँ से कहता है एरविन श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब करा कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है जब वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करते हैं। कहता है इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करा जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंजर्स इक्वेशन बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस के ऊपर उसने एटम के मॉडल को डिस्क्राइब करा, जिसमें उसने क्या कंसिडर करा कि जो मैटर है उसकी नेचर क्या होती है, वेव और पार्टिकल दोनों तरह की नेचर शो करता है। और उसने हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी क्या करा, कंसिडर करा। उस बेसिस पे उसने अपना क्या दिया, मॉडल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। कहता सिस्टम हो गए जैसे हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल सिस्टम जिनकी एनर्जी चेंज नहीं होती टाइम के साथ, उसके लिए श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन दी, दैट इज एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई के इक्वल दी। कहता है यहाँ पे जो एच कैप है वो क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। याई यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन है, और ई क्या है, एनर्जी है। कहता है यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, जिसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। कहता है उसमें कनेटिक एनर्जी आ जाती है सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, सभी की कनेटिक एनर्जी आ जाती है। ऑल्सो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच, एंड प्लस साथ में क्या आ जाती है, रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ लगती है और जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के साथ होती है। कहता है इन सभी एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं सिस्टम की। कहता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है, ई एंड जाई की वैल्यू फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट इज कहता यहाँ से जो रिजल्ट मिलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से वो क्या होते हैं, कहता वो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग के साथ उसके रिजल्ट बिल्कुल क्या करते हैं, मैच करते हैं। कहता जो सबसे मेजर अचीवमेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वो क्या है कि उसने सक्सेसफुली एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों की एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बट कहता है इसकी हमारे पास डिटेल्ड डिस्कशन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करा। कहता है जब श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन को सॉल्व करा हाइड्रोजन एटम के केस में, तो वहाँ से जो सॉल्यूशन मिला वो हमें सॉल्यूशन क्या बताता है, सभी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स बताता है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन साई के। तो जो वेव फंक्शन है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो सभी क्या करती हैं, 3 क्वांटम नंबर्स को कैरेक्टराइज होती है, मीन्स 3 क्वांटम नंबर से उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एन के साथ, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम के साथ। क्वांटम मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, उसने क्या करा, जो सभी एस्पेक्ट्स हैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के सभी को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ऑल्सो जो बाकी के फिनोमिना है जिसको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन सभी फिनोमिना को भी क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कहते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एग्जैक्टली मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए सॉल्व नहीं हो पाई। कहता बट अप्रॉक्सीमेट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी के। कहता जो कंप्लीट वेव फंक्शन है उसको कंस्ट्रक्ट करा गया अटोमिक ऑर्बिटल के लिए, जिसकी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जीज होती है। कहता जी अटोमिक ऑर्बिटल से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनता है एटम का। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस ऑफ जाई। अब हम पढ़ेंगे कि जो वेव फंक्शन है जाई उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। कहता फिजिकल सेंस में जाई हमें क्या बताता है कि कितना एम्पलीट्यूड होता है वेव का, मीन्स कितनी हाई हमारे पास वेव जाती है या फिर कितनी डेप्थ की वेव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम जाई के साथ डिनोट करते हैं। कहता इन केस लाइट वेव के केस में क्या होता है, जो जाई स्क्वायर की वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जितनी ज़्यादा जाई स्क्वायर की वैल्यू होगी उतनी वो लाइट क्या होगी, ज़्यादा इंटेंस होगी, उतनी वो लाइट क्या होती है, ब्राइट लाइट होती है। कहता अगर हम सेम कंसेप्ट को एक्सटेंड करें इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के ऊपर, वहां पे जो जाई स्क्वायर है वो हमें क्या शो करती है, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी शो करती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। इन अदर वर्ड्स कहता है जो जाई स्क्वायर है वो हमें क्या डिटरमिन करता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है किसी गिवन रीजन में, उस गिवन रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने के कितने ज़्यादा चांसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। दस कहता है जो जाई स्क्वायर है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और जाई यहाँ पे किसको डिनोट करती है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को डिनोट करती है। कहता है जाई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्ज होगी मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस उतने ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहता है अगर जाई स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल होगी दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल प्रोबेबिलिटी है। इन केस कहता है हमारे पास अगर जाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हुई किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ से क्या पता चलता है, कहता है जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की उस गिवन रीजन में ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर कहता है जो वेव मैकेनिक्स अप्रोच है उसने क्या दिया, एक मीनिंगफुल वेव फंक्शन को डिस्क्राइब कर दिया जो क्या बताता है, पोजीशन एंड एनर्जी लेवल्स बताता है इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। कहता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करा हाइड्रोजन एटम के लिए तो वहाँ से हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला दैट इज En इज इक्वल टू -2π² me इंटू e⁴ डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू h²। कहता है ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम है जैसे बोहर ने एक्सप्रेशन दिया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का हाइड्रोजन एटम के केस में। कहता है यहाँ पे हम अगर मास इलेक्ट्रॉन का पुट कर दे जो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ऑल्सो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को पुट कर दे तो ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर जाउल पर एटम के इक्वल आ जाती है। ऑल्सो जाउल पर मोल की फॉर्म में ये एनर्जी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, E इज इक्वल टू -1.312 इंटू 10⁻6 बाई n स्क्वायर जाउल पर मोल के इक्वल होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।